वेलकम टू द चैनल ऑफ लाइफ बायोलॉजी बाय प्रोफेसर मुजाहिद हुसैन। अगर आप नए हैं और आप ये चाह रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि आपको बायोलॉजी सीखनी है, तो आप सही जगह पे आ गए हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा काम है बायोलॉजी आप लोगों के लिए आसान नहीं, निहायत आसान बनाना है। मैं 15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और आपको भरपूर मदद मिलेगी। इस चैप्टर में बेटा हम सीखेंगे सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में हम ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास जो कंटेंट्स होंगे, सबसे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे इनमें सेल्स सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक लेआउट है जिसमें हम सेल, व्हाट इज़ सेल, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करेंगे बेटा, और इसमें रोल ऑफ साइंटिस्ट को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक, व्हाट इज़ सेल। इससे पहले आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा जो सेल है वो है क्या। सेल जो टर्म है वो कहाँ से है, सेल की ओरिजिन कहाँ से है, और सेल क्यों हम पढ़ते हैं। और इससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ कि वी मस्ट नो अबाउट दी लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ। सेल से भी पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ दी set of characteristics that distinguishes, that differentiates living organisms from that of non-living organisms। किसी भी लाइफ की अगर बात करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात करेंगे, हम कहेंगे उसमें लाइफ है। वो जो लाइफ है एक्चुअली दैट इज़ द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दैट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टर्म सेल है वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सेल एक्चुअली क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट मेक अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये एक्चुअली सेट है, बेसिक यूनिट है, ये लाइफ का बेसिक यूनिट है। दैट विदाउट सेल नथिंग इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, एंड दे परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अमीबा, बैक्टीरिया। अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होगा, एक सेल होगा, उसके अंदर तमाम की तमाम करेक्टरिस्टिक्स होगी उस सेल की या उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैनी सेल से मिलके बने होंगे। जैसे प्लांट्स की हम बात करते हैं, जैसे हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम कुछ एल्गी की हम बात करते हैं, कुछ हम मैक्सिमम फंजाई की हम बात करते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अमीबा, बैक्टीरिया। यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल से रिलेटेड है। अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सिर्फ एक सेल हो तो उसे यूनिसेलुलर कहेंगे, और उनमें एक जो सेल है दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। उसमें हर चीज़ होगी उस लिविंग सेल से रिलेटेड परफॉर्म करने के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उस सेल के पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगा। इसी तरह द अदर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई, and these are composed of many specialized cells which are responsible to perform functions together। ये एक ही साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं, देखें एक साइड पे सेल जो है ना ड्रा किया हुआ है, इसमें एक सेल है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं और न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है। इसी तरह हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स,
सिक्योरिटी हमारे पास जो वेजिकल्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सिंगल सेल। दैट सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अगर ये बहुत सारे सेल्स मिल के एक ग्रुप की फॉर्म में टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लाइफ। तो इसके बारे में हम पहले आइडिया मैंने आपको दिया है। लाइफ एक्चुअली क्या है, दैट इज़ द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश, दैट डिफरेंशिएट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दैट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या इनमें से कुछ होंगी तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। अगर उनमें नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मूवमेंट है, फिर न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, होम्योस्टेसिस है, ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो इनको हमने 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट एक्चुअली दैट इज़ शोन बाय सेल्स। सेल्स कैन मूव। फॉर एग्जांपल स्पर्म्स यूज फ्लैजेला, वाइट ब्लड सेल्स ट्रैवल ब्लड टू फाइट द इन्फेक्शन। तो ये हमारे पास लिविंग सेल जो है, एक इंडिविजुअल सेल जो है, दैट कैन शो द मूवमेंट। तो इसका मतलब है वो सेल क्या होगा, लिविंग होगा। वो सेल जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा, जिनमें मौजूद होगा, वो भी क्या कहलाएगा। बेटा मेरी यहाँ आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप साथ साथ नोट बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, समझते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों की बायोलॉजी परफेक्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सेल जो है ना न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी, बिल्ड स्ट्रक्चर एंड ड्राइव द रिएक्शंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनने अपनी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। उन्होंने क्या करना है, अपनी एनर्जी गेन करनी है, उन्होंने न्यू स्ट्रक्चर्स बनानी है, उन्होंने केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना है। तो इसीलिए वो इन्वायरमेंट से, कहाँ से, इन्वायरमेंट से एनर्जी को क्या करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और देन उन से एज अ रिजल्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होंगे बेटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट इज़ द मूवमेंट एंड सेकंड वन इज़ न्यूट्रिशन। अच्छा, इनका सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि आपने हर हाल में वही सीक्वेंस जो गिवन है वही आपने याद करना है। देन हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन। सेल्स जनरेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द ग्लूकोज टू रिलीज ATP, एंड ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP stands for adenosine triphosphate. It is a mononucleotide. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको डिटेल में पढ़ना है बेटा। ATP का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ATP जब कन्वर्ट होगा, ADP में एक फास्फेट, टर्मिनल फास्फेट ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज हो गया, दैट वुड बी 7.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा एक्सक्रीशन। सेल्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंटिंग द टॉक्सिक बिल्ड अप। मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा। सेल्स की बात करते हैं, सेल का एक वेस्ट मटेरियल होगा और उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है। अच्छा, यहाँ एक मैं सिंपल स्टेटमेंट दे रहा होता हूँ बेटा, याद रखिएगा। एनीथिंग इन एक्सेस और एनीथिंग इन डेफिशिएंसी इज़ ऑलवेज हार्मफुल। एनीथिंग इन एक्सेस और एनीथिंग इन डेफिशिएंसी इज़ ऑलवेज हार्मफुल। अगर वो चीज़ डेफिशिएंसी में है उसे सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन करेंगे, अगर वो एक्सेस में है तो उसे रिमूव करेंगे। तो सेल के पास अगर वेस्ट मटेरियल होता है तो उस वेस्ट मटेरियल को 2 वेज से रिमूव किया जाएगा। रिमेंबर, 2 वेज से रिमूव कर दिया जाएगा। दैट कैन बी डिफ्यूजन और दैट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनको रिमूव किया जाएगा ताकि सेल के इनसाइड वेस्ट मटेरियल क्या हो, वो एक्यूमुलेट ना हो जाए। राइट। देन है हमारे पास होम्योस्टेसिस। द मेंटेनेंस, इसको डिफाइन मैं कर देता हूँ। द मेंटेनेंस, द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे बेटा हमने क्या करना है, रेगुलेट करना है। क्यों रेगुलेट करना है? अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चेंज आ जाए जिसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट भी डैमेज हो सकता है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेसिस कहेंगे। cells maintain stable internal environment by regulating the movement of the substances across the membrane। जो मेम्ब्रेन्स होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है और एज अ रिज़ल्ट जो वेस्ट है उसको रिमूव करना है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको इनटेक करना है, एक्स्ट्रा वाटर आ गया उसको रिमूव करना है, वाटर की डेफिशिएंसी होगी उसे इनटेक करना है, तो टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो गया उसको एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करना है, अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो एनर्जी को गेन करना है। तो ये सारा का सारा किस में आता है, होम्योस्टेसिस में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेल ग्रोथ। ग्रोथ जो है, सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बाय टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द सेलुलर कंपोनेंट्स। किसी भी सेल ने ग्रो करना है तो डेफिनेटली एक सेल ग्रो करेगा तो टिश्यू ग्रो करेगा, ऑर्गन ग्रो करेगा ना। सेल ग्रो बाय टेकिंग इन दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगे, एज अ रिज़ल्ट क्या करेंगे, न्यू कंपोनेंट्स बनाएंगे, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे। सपोज दैट आप जो है ना जिम यूज़ करते हैं, वहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेल्स, मसल्स के सेल्स डेवलप कर जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। उसमें किस वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है, वो हो जाती है क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, सेल के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगे, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, एज अ रिज़ल्ट सेल क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। लास्ट में हमारे पास बेटा रिप्रोडक्शन, the formation of new offsprings, new cells from the pre-existing cells। ये actually reproduction है। the formation of new cells from the pre-existing cells is known as reproduction, and reproduction is possible by two means in case of mitosis and in case of meiosis, and similarly binary fission in case of bacterial cells की हम बात करते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल माइटोसिस और मियोसिस शो करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं ना बेटा, हमारे पास जो माइटोसिस है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल्स इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, और जो टू न्यू सेल्स बनेंगे उनको हम क्या कह रहे होंगे, डॉटर सेल्स कह रहे होंगे। वो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स होंगे, वो डॉटर सेल्स बनाएंगे। और इसी तरह हमारे पास मियोसिस जो है, दैट इज़ एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स थ्रू द रिडक्शन डिवीजन। एज अ रिजल्ट जो न्यू सेल्स बनेंगे वो दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, एंड मियोसिस इज़ डन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। माइटोसिस जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर। इसी तरह हमारे पास जो मियोसिस है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आई थिंक सो आज का जो आपका लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। हमने यहाँ एक डिस्कशन की है सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में, हमने इसका आइडेंटिफिकेशन या आप इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है, और उसके साथ ही हमने बेटा सेल के बारे में पढ़ा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप के बारे में हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा है और उनकी डिटेल में पढ़ा है, और हमने उसके डिटेल के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। फॉर एनी असिस्टेंस, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, यू कैन feel free to contact me. I am always available for the betterment of my students. I am old Ravian. You can enjoy my lectures, you can contact me, you can text me, you can comment, and you can give the positive feedback. I will always acknowledge it. Thank you so much. Allah Hafiz. See you in the next lecture. Next lecture हमारा जो होगा बेटा, that would be about cell theory.